बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अच्छा जी, टॉपिक है हमारा लेवरेज। ये एक आसान इजी सा टॉपिक है, बट इसका मामला ये है कि काफ़ी दफ़ा पास पेपर में इसमें से सवाल आए हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको गौर से सुनिएगा, इसको इम्पोर्टेंस दें। ये काफ़ी दफ़ा जो है ये रिपीट हुआ है टॉपिक पास पेपर्स में। तो स्टार्ट करते हैं जनाब। सबसे पहले हमारे पास हैं टॉपिक में क्या चीज़ है, वो ये है कि व्हाट इज़ मेंट बाय लिवरेज। इससे मुराद क्या है, लिवरेज से क्या मुराद। तो लिवरेज से बेसिकली मुराद ये है फाइनेंस के अंदर कि आप कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल फिक्स कॉस्ट टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। क्या आप बिजनेस के अंदर जो फिक्स कॉस्ट है उसको कंट्रोल करते हैं ताकि आप मैक्सिमाइज कर सकें प्रॉफिट्स को, कंपनी के प्रॉफिट्स को। अब कंट्रोल में फिक्स सॉरी लेवरेज मींस टू कंट्रोल फिक्स कॉस्ट टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स। अब ये किस तरह होता है, इसको हम पहले अंडरस्टैंड करते हैं। आप लोगों को एक बेसिक फॉर्मेट मैंने कराया था फर्स्ट लेक्चर में, जिसमें मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट कराया था। उस फॉर्मेट में हमने बेसिकली बात स्टार्ट की थी कि सबसे पहले हमारे पास बिजनेस का नेम आता है, लेट्स सपोज कोई एबीसी कंपनी है। उसके बाद स्टेटमेंट का नाम आता है, इनकम स्टेटमेंट आ गई। उसके बाद उसका पीरियड है फॉर दी ईयर एंडेड, जो भी पीरियड है। उसके बाद हमारे पास सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेल्स से। सेल्स में से हम लेस करते हैं सीजीएस। सीजीएस के अंदर लेस करने के बाद हमारे पास क्या आता है, जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। उस ग्रॉस प्रॉफिट में से हम लेस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस करने के बाद हमारे पास आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी कि ईवीआईटी। उस ईवीआईटी में से हम लेस करते हैं जनाब इंटरेस्ट कॉस्ट। तो हमारे पास आ जाता है जनाब इंटरेस्ट। जब इसमें से लेस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट या अर्निंग्स बिफोर टैक्स। इसमें से हम लेस करते हैं जनाब टैक्सेस। तो हमारे पास आ जाता है अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। ठीक हो गया। इस अर्निंग आफ्टर टैक्स में से हम लेस करते हैं प्रेफर्ड डिविडेंड। तो हमारे पास आ जाता है जनाब EACS, अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर। ये पूरे का पूरा फॉर्मेट जो है ये कम से कम एक दो टॉपिक्स में मैं आपके साथ रिपीट कर चुका हूँ। एक रेशो में मैंने डिस्कस किया है पूरा फॉर्मेट। उसके बाद ये कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए भी हमने डिस्कस किया है, और भी एक दो टॉपिक्स के अंदर ब्रीफली ये इसका जिक्र हुआ। अब यहाँ पर दोबारा आ रहा है क्योंकि यहाँ पर इसका फिर यूज आ रहा है। अब मैंने जो बात ऊपर कही कि व्हाट इज मेंट बाय लेवरेज टू कंट्रोल फिक्स कॉस्ट फॉर मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, इससे क्या मुराद। इससे मुराद ये है, बड़ी सिंपल सी चीज है कि जो कॉस्ट है उसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं, या आप कॉस्ट को दो तरीके से आप क्लासिफाई करते हैं। वो ये होती है कि कोई भी कॉस्ट, जैसा ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, उसमें एक फिक्स पोर्शन है और एक वेरिएबल पोर्शन है। ये काम हम कर चुके हैं। जो क्या कहते हैं, हमने टॉपिक किया था परफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, उसमें हमने फिक्स और वेरिएबल की ब्रेकअप के साथ इसको ऑलरेडी किया हुआ है। इसी तरह ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, उसमें भी एक फिक्स का पोर्शन है और एक वेरिएबल पोर्शन है। ठीक है। इंटरेस्ट कॉस्ट सारी की सारी फिक्स होती है। टैक्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। प्रेफरेंस डिविडेंड भी हमारा सारे का सारा फिक्स होता है। ये भी फिक्स कॉस्ट है, ये भी फिक्स कॉस्ट है। ठीक हो गया। अब लेवरेज, व्हाट इज मेंट बाय लेवरेज। वो लेवरेज ये है कि ये जो फिक्स कॉस्ट के एलिमेंट्स हैं, अगर हम इनको कंट्रोल कर लें और इनको एक लेवल पर हम मेंटेन कर लें, इनको फिक्स कर दें, ये चेंज नहीं होंगे, तो इसका मतलब ये है कि उसके बाद जब हम सेल्स में चेंज लेकर आएंगे, जब हम सेल्स में चेंज लेकर आएंगे, सेल्स इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे प्रॉफिट के एलिमेंट्स पे होगा।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे होगा, ईबीआईटी पे, इस तरह हमारे ये अर्निंग्स अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर्स पे होगा। अब उसके अंदर हमारे पास बेसिकली 3 लेवल्स पे अंडरस्टैंडिंग है। पहली अंडरस्टैंडिंग है कि जब हम ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस की फिक्स कॉस्ट है और सीजीएस की फिक्स कॉस्ट है, इसको कंट्रोल करें, और उसको कंट्रोल करने से हम अपनी सेल्स का जो वेरिएशन है या चेंज है उसका इम्पैक्ट जो है अपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी ईबीआईटी पे मैक्सिमाइज करें। तो इस लेवरेज को कहा जाता है, ये क्या है हमारी ऑपरेटिंग लेवरेज। ये लेवरेज क्या है हमारी ऑपरेटिंग लेवरेज। ठीक है। जब हम इंटरेस्ट कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं, फिक्स इंटरेस्ट कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं और प्रेफरेंस डिविडेंड की फिक्स कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं, तो इस एलिमेंट को कहा जाता है कि ये क्या है हमारी, ये हमारी है फाइनेंशियल लिवरेज। और इसके अंदर फाइनेंशियल लिवरेज के अंदर हमारा ईबीआईटी का इंक्रीज जो है उसका इम्पैक्ट आता है हमारी ईएससीएस पे, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर्स के ऊपर। ईएससीएस पे इम्पैक्ट आता है। ईएससीएस की मदद से हम निकालते हैं ईपीएस। ईपीएस कैसे निकलती है, हमने रेशंस के अंदर पढ़ा था, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, यानी ईएससीएस को हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग से, तो हमारे पास कंपनी की ईपीएस आ जाती है जो भी डॉलर पर शेयर होगी। फाइनेंशियल लिवरेज में हम ईबीआईटी का इम्पैक्ट जो है वो इस ईपीएस के ऊपर मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। और ऑपरेटिंग लेवरेज में हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस की जो फिक्स कॉस्ट है उसको कंट्रोल करते हैं, और सेल्स का इम्पैक्ट ईबीआईटी पे मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। और जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, यानी सेल्स का इम्पैक्ट डायरेक्ट हमारी ईपीएस पे कितना ज्यादा आएगा, इसको हम कहते हैं कि ये हमारी क्या है, टोटल लिवरेज है जी। अब आगे बात करते हैं, इससे पहले कि हम ये इस टॉपिक को आगे लेकर चलें, लेवरेज के सारे फॉर्मूले और इन पे आए, हमें एक और बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी है। उस अंडरस्टैंडिंग को कहा जाता है ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस, व्हाट इज मेंट बाय ब्रेक इवन एनालिसिस। इससे पहले कि हम ये टूल अप्लाई करें लेवरेज का, हमें बिजनेस में ये जानना होता है कि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट क्या है। व्हाट इज मेंट बाय ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जिसके ऊपर आपका ईबीआईटी जो है दैट बिकम्स जीरो, मीनिंग आपकी ऑपरेटिंग इनकम इज इक्वल्स टू योर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। हमारी आमदनी और हमारे खर्चे जो हैं वो इक्वल हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी ईबीआईटी जीरो होता है। ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट, ये जानना जरूरी है। थ्योरी ये कहती है कि लेवरेज को इस्तेमाल करने का फायदा तब है जब बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी में हो, यानी बिजनेस ब्रेक इवन पॉइंट से आगे चला जाए। अगर आपने ब्रेक इवन पॉइंट ही नहीं अचीव किया और आप लेवरेज को अप्लाई करेंगे तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, बजाय आपके प्रॉफिट के बढ़ने के उल्टा आपके लॉसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो वो ये कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिक्वायर व्हाट योर रिक्वायरमेंट इज कि आपने सबसे पहले बिजनेस का ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना। अब ब्रेक इवन पॉइंट किस तरह आता है, इसके ऊपर एक बेसिक थ्योरी है, वो हम पहले डिस्कस करेंगे ग्राफिकली। हमारे पास लेट सपोज ये एक ग्राफ है। इस ग्राफ में यहाँ पर एक्स एक्सिस पे हमारे यूनिट्स हैं और वाई एक्सिस पे हमारा रेवेन्यू एंड कॉस्ट डॉलर्स हैं। ठीक है, डॉलर वैल्यूज। लेट सपोज यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स ऑफ प्रोडक्शन अज्यूम कर लिए। यहाँ पर मेरे पास 5000 है, यहाँ पर 10,000 हो गया, यहाँ पर 20,000 हो गया, ये 30,000 हो गया, 40,000 यूनिट्स। ये मैंने एक प्रोडक्शन स्केल ग्राफ ले लिया। दूसरी तरफ जब हम कॉस्ट के एलिमेंट में आते हैं तो लेट सपोज ये हमारे पास 1 लाख डॉलर्स का है, ये 2 लाख डॉलर्स का है, ये 3 लाख और ये 4 लाख ऑन वाई एक्सिस। अब कॉस्ट मैंने जिस तरह के पीछे भी बताया फॉर्मेट में कि दो तरह की है, एक फिक्स कॉस्ट है, एक वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का बिहेवियर ये है कि फिक्स कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ टोटल चेंज नहीं होती, और जब ग्राफ में हम उसे प्लॉट करते हैं
तो ये एक फ्लैट हॉरिजॉन्टल लाइन की शक्ल में आती है, जिस तरह यहाँ पर मैंने बनाई है। ये हमारी क्या है, फिक्स कॉस्ट की लाइन। ठीक है, ये फिक्स एक फ्लैट है, यानी चाहे हम 5,000 यूनिट्स बनाए, चाहे हम 40,000 यूनिट्स बनाए, फिक्स कॉस्ट $1,00,000 है, वो $1,00,000 ही रहेगी। जो वेरिएबल कॉस्ट है उसका जो ग्राफ है वो ट्रेजेक्टरी बनती है, जिसका अनुमान ने कहा सेल के साथ वो वेरी करती है, सेल के साथ वो लिंक्ड है कि जैसे जैसे आपकी सेल बढ़ेगी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ इस तरह होता है कि वो टोटल में चेंज होती है, पर यूनिट में सेम रहती है। फिक्स कॉस्ट ये है कि वो टोटल में फिक्स रहती है, बट विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी पर यूनिट में वो चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल $1,00,000 है, जब हम 5,000 यूनिट्स बनाएंगे तो पर यूनिट की जो फिक्स कॉस्ट है वो होगी 1,00,000 डिवाइडेड बाय 5,000, $20 पर यूनिट। पर जब हम 40,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे तो इसका मतलब है कि 1,00,000 डिवाइडेड बाय 40,000 यानी $2.50 पर यूनिट की फिक्स कॉस्ट हो जाएगी। पर वेरिएबल कॉस्ट ये है कि अगर लेट सपोज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो $5 पर यूनिट है, तो वो चाहे 0, 1, 2, 10 यूनिट बने, चाहे 40,000 यूनिट बने, वो $5 पर यूनिट ही रहे। अब होता क्या है कि ये वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट का जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन है किसी भी बिजनेस की टोटल कॉस्ट। जब हम रेवेन्यू का ग्राफ बनाएंगे तो रेवेन्यू का ग्राफ यहां से 0 से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से, और ओरिजिन 0 से वो मूव करेगा टुवर्ड्स अपवर्ड, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर वो इस दोनों जो कॉस्ट कर्व्स हैं या कॉस्ट के जो पॉइंट्स हैं, ग्राफ्स हैं, इनको क्रॉस कर जाएगा, जिस तरह के यहाँ पर ग्राफ में आप देख सकते हैं। ये जो पॉइंट है जहां पर आपका रेवेन्यू कर्व और कॉस्ट कर्व्स को वो क्रॉस कर गया है, ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट। अब ये मैंने ग्राफिकली फाइंड किया, फॉर्मूला है मैं बताता हूं, पर इसकी पहले इंप्लीकेशन बताता हूं मैं आपको क्या है। अब ये ब्रेक इवन पॉइंट किस तरह डिफाइन कर रहा है, ये दो एंगल से पढ़ा जाता है। एक यहां पर ये पॉइंट है, ये पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट्स का यूनिट्स में पॉइंट है कि कितने यूनिट्स मिनिमम हमें चाहिए ब्रेक इवन को अचीव करने के लिए। फॉर एग्जांपल ये 30,000 से थोड़ा सा पीछे है, हम अज्यूम कर लेते हैं ये 28,000 यूनिट्स। और दूसरी तरफ ये पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर डॉलर वैल्यूज में जा रहा है, और लेट सपोज कि इस डॉलर वैल्यूज में हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये $2,30,000। तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कम से कम या तो 2,30,000 की सेल करनी है या 28,000 यूनिट्स बनाकर बेचने हैं, फिर हम बिजनेस में क्या अचीव करेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पर हमारा EBIT क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसका मतलब यह है कि इससे पीछे, इस पॉइंट से पीछे वाला ये जो पोर्शन है इस ग्राफ में, ये सारे का सारा हमारा लॉस है, और इस पॉइंट के आगे वाला जो पोर्शन है ये सारे का सारा हमारा क्या है, ये प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर। अब आप इस ग्राफ में एक बात पे फोकस करें, गौर करें, वो ये है कि इस पॉइंट के पीछे और इस पॉइंट के आगे दोनों जगहों पे लाइंस का जो गैप है बिटवीन द कॉस्ट एंड द रेवेन्यू, वो इंक्रीज होता जा रहा है। चाहे प्रॉफिट में देख लें और इधर लॉस में वो डिक्रीज होता जा रहा था। यहाँ पर पहले शुरू में यहाँ पर ज्यादा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कम होता गया और यहाँ पर पॉइंट तक वो कम हो गया, और जब अब पॉइंट अचीव कर लिया तो वो 0 हो गया, और उसके बाद वो दोबारा बढ़ना शुरू हो गया। और ये एलिमेंट क्या हो गया कि रेवेन्यू कर्व जो है वो कॉस्ट वाले कर्व से ऊपर जाना शुरू हो गया, यानी ये प्रॉफिट डिस्प्ले कर रहा है। अब इसी वजह से इसकी इंपॉर्टेंस है, और ये जो गैप है ये इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है जो बात मैंने ऊपर लेवरेज के लिए की है, कि जब आप फिक्स कॉस्ट को कंट्रोल कर लेते हैं, उसको चेंज नहीं होने देते, तो उसके बाद फॉर एवरी इंक्रीज इन रेवेन्यू, फॉर एवरी एक्स्ट्रा सेल जो आप कर रहे हैं, उससे आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता जाता है। ये जैसे मैं इस ग्राफ को एक्सटेंड करूंगा, अब इन दोनों लाइनों में जो गैप है वो और बढ़ता जाएगा, इसका मतलब है प्रॉफिट मार्जिन मजीद इंक्रीज होता जाएगा। तो इस चीज को हम कहेंगे कि ये हमारा क्या है, ये ब्रेक इवन पॉइंट था, और ये जो डिफरेंस आ रहा है लाइंस के दरमियान, ये ग्राफिकली में रिप्रेजेंट कर रहा है कि लेवरेज का क्या एडवांटेज है। अब जो हमारा टास्क है, एक तो इस ग्राफ को अंडरस्टैंड करना था, ठीक है, कभी कभार बुक में तो सवालों में जरूर है, पेपर में आज तक नहीं आया ग्राफ पर, कभी पता नहीं होता एग्जामिनर दे। तो अब इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग ये मिली कि किसी भी बिजनेस में दो तरह के ब्रेक इवन पॉइंट्स होंगे। एक ब्रेक इवन यूनिट्स में होगा, और एक ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन होगा डॉलर्स वैल्यू में, यानी रुपीज में या डॉलर करेंसी में वैल्यू में।
जो ब्रेक इवन यूनिट्स हैं उसको हम BEQ कहेंगे, BEQ कहेंगे, और जो ब्रेक इवन डॉलर्स हैं उसको हम BE डॉलर्स या रुपीस जो भी होगा करेंसी साइड। अब BEQ का क्या फॉर्मूला है और BE डॉलर्स का क्या फॉर्मूला है और कब क्या इस्तेमाल होगा ये मैं डिस्कस करूंगा। BEQ यानी ब्रेक इवन इन यूनिट्स यानी क्वांटिटी के लिए हमारा फॉर्मूला होगा फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, जिसको सिंबलाइज किया जाएगा FC डिवाइडेड बाय P माइनस VC, यानी फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय P प्राइस पर यूनिट माइनस VC वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। और जो ब्रेक इवन डॉलर्स हैं उसके लिए हम करेंगे यही फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय 1 माइनस VC यानी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिवाइडेड बाय P प्राइस पर यूनिट। ये दो फॉर्मूले, ये हमारा आज का टॉपिक का हाईलाइट है। ये दो फॉर्मूलों के ऊपर हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे कल। अब टॉपिक से रेलेवेंट कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। जी हाफिज। सर मुझे काइंडली ये गाइड कीजिएगा, ये ग्राफ जरा सा सामने कीजिएगा। जी जी सर ये जो पॉइंट है आपने जो थर्ड लाइन ली है, जो 0 से स्टार्ट करके ये जो इसको कट कर रही है इस पॉइंट पे BIT पे, हाँ जी, सर ये किस चीज को ज्यूम करके हमने ये लाइन ड्रॉ की है? रेवेन्यू कर्व है ना बेटा, ये देखो ऊपर मैंने लिखा है कॉर्नर में, देखो रेवेन्यू कर्व लाइन के ऊपर कोने में लिखा ठीक है, नहीं है, ठीक रेवेन्यू कर्व है। है। जीरो से सॉरी स्टार्ट होगा ना, जब सॉरी पहला सर, यूनिट नहीं बिकेगा जीरो रेवेन्यू है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ता जाएगा। ठीक है सॉरी सर, वो मैंने नोट नहीं किया था उसको। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। हाँ जी, प्लीज पूछें कुछ और। सबसे पहली बात मैंने की, व्हाट इज मेंट बाय लिवरेज। ओके लिवरेज से मुराद है कि हम फिक्स कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे ताकि हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि हम इस कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करते हैं। उसके लिए मैंने एक इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट यहाँ पे आपके साथ शेयर किया, उसमें बताया कि शुरू से लेकर एंड तक कहाँ कहाँ हम फिक्स कॉस्ट अप्लाई कर रहे हैं। उसमें बेसिक 4 जगह थी जहां पर हमने उसको अप्लाई किया था। एक CGS की फिक्स कॉस्ट थी, एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस की, उसके बाद EBIT आ जाता है, EBIT के बाद इंटरेस्ट की फिक्स कॉस्ट है, और प्रेफरेंस डिविडेंड की फिक्स कॉस्ट है, और इसके बाद हमारे पास आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड करके EPS आ जाती है। तो मैंने ये बताया कि सेल्स का जब हम प्रॉफिट को ऊपर इम्पैक्ट मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं तो हम ये CGS ऑपरेटिंग एक्सपेंस की फिक्स कॉस्ट का पोर्शन कंट्रोल करते हैं, तो हमारे पास EBIT मैक्सिमाइज होता है। इस समल को कहा जाता है ऑपरेटिंग लेवरेज। जब हम इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड की फिक्स कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं और EBIT का इम्पैक्ट EPS पे मैक्सिमाइज होता है, इसे कहा जाता है फाइनेंशियल लेवरेज। और जब इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है, दैट बिकम्स टोटल लेवरेज, मीनिंग हम सेल्स का डायरेक्ट EPS पे इम्पैक्ट मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। बट मैंने कहा इससे पहले कि हम ये लर्न